हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की कम्युनिटी के अंदर। तो भाई ये हमारा एड्स लेसन है, इसकी डिजीज है ये। तो डिजीज का नाम है एड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारी। इसमें 2 नंबर, 5 नंबर या 15 नंबर से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है एग्जाम के अंदर, या फिर प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाली जो चीजें होती है वो हमारी इससे ली जाती हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एड्स जो होता है वो होता है क्या है, किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले एड्स के बारे में इन्होंने बताया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो आपने ये जान लेनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो जैसा कि इम्यूनो डिफिशियंसी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है वो वीक होना है, या फिर इम्यूनो का कमजोर होना या कमी होना। ठीक है, इज ए फेटल इलनेस। तो ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इट इज कोज बाय ए वायरस नाउ एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो होती है इंसान के अंदर, इसका होने का जो कारण होता है वो हमारा HIV वायरस होता है। तो ये वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये हमारी HIV की फुल फॉर्म है और ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म पे ध्यान देना है आपने। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है, वंस इन्फेक्टेड इट इज प्रोबल दैट ए पर्सन विल बी इन्फेक्टेड फॉर लाइफ। तो एक बार जब कोई इंसान इससे इन्फेक्टेड हो जाता है ना, तो वो जीवन भर इन्फेक्टेड रह सकता है। ठीक है, तो एड्स जो है वो ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन करती है किसका, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, उसको ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है, एक्सपोजिंग द इंडिविजुअल टू न्यूमरस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। तो इससे क्या हो जाता है, फिर इससे जो जिस भी इंसान के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसमें किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, जानलेवा इन्फेक्शन उसे हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि जो हमारा तंत्रिका संबंधी या नर्वस सिस्टम संबंधी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। एंड मैलिगेंसी यानी कि कैंसर से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो HIV वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को कर देता है वीक, या बिल्कुल ही खत्म कर देता है, जिससे और भी जानलेवा बीमारियां जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकती हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे की पॉपुलेशन अफेक्टेड इन इंडिया। तो इसमें कौन सी पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर अफेक्टेड होती है। तो इसमें HIV एंडेमिक इन इंडिया ऑफर ड्रिवन बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। तो ये HIV महामारी जो है इंडिया के अंदर वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी कि जो सेक्सुअल चीजें होती है उनकी वजह से ये ज्यादा फैलती है। अकाउंट फॉर द 86% ऑफ न्यू इन्फेक्शन इन 2017। तो 2017 के अंदर जो नए इन्फेक्शन है वो हमारे जो है 86% हमारे आए हैं। इट इज फॉलोवर्ड बाय द पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो ये जो फैलती है ये जैसे माता पिता से बच्चों में। ठीक है, और जो हमारे इंजेक्टिव ड्रग्स यूजर यानी कि जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं वो भी इंजेक्शन के द्वारा, तो भी उनमें भी ये जो है जल्दी फैलता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा जैसे कि होमोसेक्सुअल्स यानी कि जो समलैंगिक होते हैं, जैसे लड़का लड़के के साथ या लड़की लड़की के साथ, इस तरीके का जो केस होता है उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ब्लड के जरिए ज्यादा फैलते हैं, या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनसे ये ज्यादा फैलता है। ठीक है, और एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर इसमें आ जाता है एजेंट क्या होता है। इसमें ह्यूमन हमारा जो एजेंट है इसमें ह्यूमन आ जाता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि सबसे पहला एजेंट, मेन एजेंट ये होता है। इसमें HIV वायरस हमारा होता है। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में क्या आ जाता है, HIV केस जो होता है, कैरियर होता है, वही वही ज्यादा फैलाता है। ठीक है, और इन्फेक्टिव मटेरियल क्या होता है, ब्लड। सबसे पहले तो ब्लड के जरिए फैल सकता है, फिर सीमन यानी कि जो मेल के अंदर से जो एजोकुलेशन के बाद निकलने वाला जो फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन का जो सीमन होता है वो, या इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड होता है वो, तो इसके जरिए फैल सकता है। एज सेक्सुअली एक्टिव जो पर्सन होते हैं, जैसे कि 20 से 49 साल की जो एज होती है उसमें पाए जाने वाले लोग जो होते हैं वो जो होते हैं फैक्टर होते हैं इस बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें जो हमारा .5 है, .5 के अंदर इन्होंने दिया है कि हाई रिस्क ग्रुप। तो हाई रिस्क ग्रुप यानी कि जो ज्यादा खतरे में जो हमारा समूह रहता है, सबसे पहले वो दिया गया है। तो उसमें हमारा आ जाता है प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट यानी कि जो वेश्यावृत्ति करने वाले होते हैं, या फिर होमोसेक्सुअल्स होते हैं जो समलैंगिक होते हैं, और इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं इनके जरिए नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, तो वो जो हमारे होते हैं ये रिस्क के अंदर आते हैं, यानी कि खतरे के अंदर आने वाले हैं ये। तो इसमें जो इम्यूनिटी होती है मैन के अंदर, नेचुरल जो ऐसी इम्यूनिटी जो है वो नहीं होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो इट्स इज ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो जाएगा सबसे पहले। तो ये तो एक यूजुअल यानी कि एक सीधा आसान सा मेथड है ट्रांसमिशन होने का, कि सबसे पहला ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। और दूसरा जो हमारा ट्रांसमिशन आता है थ्रू द ब्लड, तो ये ब्लड के थ्रू आ जाता है। ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन किया गया, ब्लड चढ़ाया गया इस तरीके का, या फिर अनस्टरलाइज्ड इंजेक्शन या इक्विपमेंट्स यूज हुआ है, तो इस तरीके का उपकरण या इंजेक्शन यूज हुआ है जो कि इन्फेक्टेड है, जो स्टरलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रांसमिशन है ये हमारा होता है ब्लड के जरिए एड्स का। नेक्स्ट इन्होंने पेरिनेटल ट्रांसमिशन बताया है, तो मदर से बच्चे के अंदर जाता है, और जन्म के बाद या जन्म से पहले भी हो सकता है इस तरीके का
ट्रांसमिशन जो कि माँ से बच्चे के अंदर जो है एचआईवी वायरस या एड्स की समस्या होती है। एक्यूबेशन पीरियड में इसमें जो है 6 साल तक का पीरियड जो है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही इसमें नेक्स्ट इसमें बताया गया कि डब्ल्यूएचओ केस डेफिनेशन फॉर एड्स सर्वाइलेंस। तो वही डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो केस जो थे उनकी जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बताई गई कि भी कौन एड्स का शिकार है या कौन नहीं है। तो जो पहचान जो आइडेंटिफिकेशन बताई गई है उसके आधार पर ये चीजें हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो पर्पज है हमारा एड्स सर्वाइलेंस का, तो उसमें जो एज जो बताई गई है 12 साल से लेकर के जो बच्चे हैं उनको बताया गया है कि ये एड्स का शिकार हो सकते हैं। और लास्ट जो 2 फॉलोइंग मेजर साइन और सिम्टम्स यानी कि जिसको भी जो नीचे हमारी जो लिस्ट दी गई है ना मेजर और मेजर साइन की या फिर माइनर साइन की, तो इन्होंने बताया कि मेजर साइन में से अगर कोई 2 लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई एक लक्षण दिखाई दे रहा है हमारा लिस्ट के अंदर है, तो इन्होंने बताया है कि ये जो कंडीशन होती है ये हमारी अनरिलेटेड टू एचआईवी इन्फेक्शन। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी एचआईवी से रिलेटेड नहीं है। तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया था, उन्होंने लिस्ट दी थी कि इसमें से कम 2 लक्षण और इसमें से कम 1 लक्षण की वो आइडेंटिफिकेशन करके देखते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एचआईवी से रिलेटेड नहीं है इन्फेक्शन। तो मेजर साइन में उन्होंने दिया है कि वेट है जो 10% बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा अपने आप बहुत लंबे समय तक, यानी कि कम से कम 1 हफ्ते 1 महीने तक दस्त रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही लंबे समय तक यानी कि 1 महीने तक बुखार रहेगा। और कैसा बुखार होगा, जो कांस्टेंट फीवर हमारा हो जाता है, यानी कि इंटरमिट यानी कि इस तरीके का बुखार जो बार बार होता रहता है। तो ये हमारे मेजर साइन में से आते हैं। और माइनर साइन में से आते हैं कि इसमें जो होता है कफ वगैरह यानी कि खांसी वगैरह मोर देन 1 मंथ, तो 1 मंथ तक 1 महीने तक लगातार खांसी रहेगी। इसमें जनरलाइज जो हमारे डर्मेटिस यानी कि जो हम सामान्य तौर पर जो हमारी जो स्किन होती है उस पे खुजली वगैरह रहनी स्टार्ट हो जाएगी। रिकरेंट herpes जोस्टर यानी कि जो स्किन होती है उसके ऊपर दाग वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओरोफेरेंगल कैंडिडास हो जाएगा, यानी कि हमारी ओरोफेरेंगल यानी कि जो हमारी फेरेंक्स है और हमारी जो ओरोफेरेंगल का जितना भी एरिया होता है फेरेंक्स का हमारा उसके अंदर कवक या इन्फेक्शन होता है वो हो जाए। या फिर कोरोनिक जो हमारी प्रोग्रेसिव और हमारी डिसमेंटेड herpes सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो यानी कि बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला और बहुत ही प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील होता है और प्रत्याशित होता है हमारा herpes सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके का इन्फेक्शन अगर कोई है, जनरलाइज किया जाएगा इसमें लिम्फोडेनोपैथी जो होती है वो सामान्य तौर पर अगर ये है तो ये हमारे सारे के सारे माइनर साइन के अंदर आते हैं। तो वो देख लेना है कि भाई एक मैच कर रहा है या 2 मैच कर रहे हैं या पेशेंट के अंदर कितने साइन और सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफाइन किया गया ये हमारे डब्ल्यूएचओ के द्वारा एड्स के सर्वेलेंस में दी गई है चीजें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोल ऑफ एड्स। तो भाई एड्स जैसी समस्या पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, तो ये हमारे 4 बेसिक अप्रोच है एड्स पर कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो बेसिक चीज है वो हमारी सबसे पहली जो है वो है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि अगर वैक्सीन नहीं है, क्योरेबल वैक्सीनेशन नहीं है एड्स के लिए, नहीं पाई अभी तक, तो हमने जो प्रेजेंट में जो अवेलेबल चीजें हैं हमारे हेल्थ के लिए वही जो है उसी को अपना करके चलना चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही मस्ट चीज होती है लोगों को समझाने के लिए और लाइफ सेविंग चॉइस के लिए, कि लोगों को समझाओ, लोगों को एजुकेट करो ताकि उनको समझ में आए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि लोगों को बताया जाए भी सेक्स और कॉन्डम्स के बारे में समझाया जाए कि भी इस तरीके की चीजें यूज करने से जो कॉन्डम वगैरह जो प्रोटेक्शन देते हैं हमें पूरी तरीके से, लेकिन इसमें जो कॉन्डम्स है उसको संपूर्ण तरीके से नहीं माना जाता कि ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन देयर इज नो गारंटी दैट द यूज ऑफ कंडोम। तो पूरी कोई मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भी इससे बचाया जा सके, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है चीजें। और रेजर वगैरह यूज करना या टूथ ब्रश वगैरह है वो यूज करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं हमारी ये बचाती हैं इन्फेक्शन से कुछ हद तक। और वही इंट्रावेनस जो हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, यानी कि इंट्रावेनस ड्रग्स दिए जाते हैं ट्रीटमेंटल के द्वारा दिया जाए, या फिर जो लोग जो नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो सिरिंज है या नीडल्स हैं वो शेयर ना करें और ये स्पेशल रिस्क इसके अंदर होता है। ठीक है, या फिर ट्रीटमेंटल चीजें यूज की जाती है तो वो भी एक सिरिंज दूसरे पे या नीडल जो है दूसरे पर इस्तेमाल ना की जाए। तो ये लोगों को इस चीज के बारे में समझाना चाहिए। और वुमेन जो सफर कर रही हैं एड्स जैसे हाई रिस्क इन्फेक्शन से, उनको बताना चाहिए कि वो इस बीमारी के चलते, इस इन्फेक्शन के चलते प्रेगनेंसी जैसी चीजों से बचे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। न्यूबॉर्न्स जो बेबी होगा उसके अंदर इन्फेक्शन या फिर एड्स जो है वो एचआईवी वायरस जो है वो जा सकता है। तो एजुकेशनल जो मटेरियल्स होता है, जो गाइडेंस होती है वो प्रिवेंट कर सकती है या फिर प्रिवेंट कर सकती है बीमारी को, और शुड बी द मेड वाइडली अवेलेबल। तो इसका सारा का सारा जो मटेरियल है वो अवेलेबल होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड जो होता है, जो लोगों तक पहुंच सके, मास मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, या फिर
जो हमारे इन्वॉल्वमेंट होती है एजुकेशन से द पीपल ऑन एड्स, तो लोगों को किसी न किसी चीज के जरिए एड्स के बारे में बताया जाता है, नाटक के द्वारा समझाया जाता है, टीवी रेडियो इन पर एड्स, एड्स के बारे में जो उनकी एड होती है उसके उसको दिखा के उसको बता के उसके बारे में समझाया जाता है। तो सारी की सारी चीजें जैसे नेचर है, एड्स का ट्रांसमिशन है, ठीक है, इसकी रोकथाम है, इंक्लूड द, इसमें आ जाएगा इंक्लूड द इंटरनेशनल ट्रैवलर, तो चाहे वो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री होते हैं चाहे वो वही क्यों ना हो, और सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो एजुकेशन से कंट्रोल में कुछ हद तक चीजें हमारी आ सकती है और लोगों को अवेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बॉर्न एचआईवी ट्रांसमिशन। तो वही इसमें जो रोकथाम करनी है वो ब्लड से होने वाले जो एचआईवी वायरस जो होता है, जो ट्रांसमिशन होता है जिसका ब्लड के जरिए, तो उसको कैसे रोक पाएंगे। तो उन्होंने बताया है कि जो हाई रिस्क वाले जो ग्रुप होते हैं ना हमारे, हाई रिस्क वाले कौन से, जिनको किसी भी प्रकार का इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो वो डोनेट करने से बचे, अपना ब्लड बॉडी ऑर्गन दान करते हैं या ब्लड दान करते हैं, अपना स्पर्म वगैरह दान करते हैं जैसे कि शुक्राणु और अदर टिश्यूज, तो उनको, उन लोगों को इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और आल ब्लड शुड बी द स्क्रीनिंग, और जो भी हमारा जो भी ब्लड दिया जाता है HIV-1 या HIV-2 जो स्क्रीनिंग की जाती है उसके बाद ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। और ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन होता है जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, जो 8 से 10 फैक्टर्स के साथ जो हमारा होता है तो वो कंप्लीट करना चाहिए। और स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस जो है वो मस्ट होती है, स्टरलाइजेशन के बगैर अगर स्टरलाइजेशन प्रोसेस अगर नहीं होगा तो इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी फैलेगा। ठीक है, जो HIV वायरस होता है वो बहुत ही तेजी से स्प्रेड करेगा, तो इसमें इंश्योर करना चाहिए हॉस्पिटल और जो क्लिनिक हमारे होते हैं उनमें ये प्रोसेस प्रक्रिया जो है होनी चाहिए। और प्री स्टरलाइजेशन जो हमारे डिस्पोजल वगैरह यानी कि सिरिंज है, नीडल है, वो ऐसे होने चाहिए जो एक बार यूज करते ही जिनको डिस्पोज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अवॉइड करना है इंजेक्शन वगैरह, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो इंजेक्शन वगैरह जो है यूज नहीं करना है, अगर ज्यादा ही जरूरी है तो इंजेक्शन यूज किया जाता है, और वो भी सिरिंज और नीडल डिस्पोजल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड से फैलने वाले जो हमारा HIV वायरस होता है उसको रोका जा सकता है, उसके ट्रांसमिशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो कोई अब हम इसमें देखेंगे एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट। तो एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट जो हमारा होता है उसमें इन्होंने बताया कि एट प्रेजेंट देयर इज नो वैक्सीन और क्योर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो इन्होंने बताया है कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई इंजेक्शन या फिर कोई ऐसी वैक्सीन या ऐसी कोई ड्रग नहीं बनी है जो कि HIV का ट्रीटमेंट कर सके। HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स वगैरह होता है, इनका किसी का भी जो है ट्रीटमेंट हो सके। तो हु एवर सेवरल रिसर्चर आर वर्किंग ऑन, तो वही बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे जो डॉक्टर की टीम है वो सारी की सारी इस पर वर्क कर रही है कि इसका कोई ऐसा ठोस इंजेक्शन, वैक्सीन या ड्रग जो है वो निकाली जाए। ठीक है, तो हाल फिलहाल में अभी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो कि HIV इन्फेक्शन को क्योर कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो हमारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स टू इंटरफियर विद द HIV प्रोडक्शन साइकिल एट वन स्टेज और द अदर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो दूसरे ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, HIV के जो प्रोडक्शन साइकिल होता है उसके अंदर उसको प्रभावित करते हैं। तो दूसरे ड्रग्स या दूसरी थेरेपी, तो इसमें दिया गया है एंटीवायरल कीमोथेरेपी विल नॉट ए क्योर एज प्रोवर टू बी द यूजफुल इन द प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ सेवरली इल पेशेंट। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी एंटीवायरल कीमोथेरेपी है वो इस बीमारी को किसी भी तरीके से क्योर नहीं करती है, पूर्ण तरीके से वो क्योर नहीं करती है, और लेकिन इसमें क्या है, ये यूजफुल होती है प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ सेवरली इल पेशेंट। लेकिन जो बहुत ज्यादा बीमार इंसान है उसकी उम्र बढ़ाने में जरूर हेल्प करती है, ये पूरी तरीके से ठीक तो नहीं करती है लेकिन कुछ हद तक बचाव तो इसमें करती है। हुएवर इट द नाइदर रिस्टोर ऑफ द इम्यून सिस्टम, और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है इसको भी बचाने का काम नहीं करती है। नॉर डज द डिस्ट्रॉय ऑफ द HIV वायरस, लेकिन ये क्या करती है, ये जो HIV वायरस होता है हमारा पहले से ही जो HIV वायरस के जो सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बिकॉज ऑफ द वाइड रेंजिंग हेल्थ इम्प्लीकेशन, तो वही ये हमारा बहुत ही व्यापक रूप से हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसके अंदर जो है जो बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित करता है ये हमारा। तो एड्स जो होती है वो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में इन चीजों को इंक्लूड करने यानी कि प्रभावित करने के लिए बोलती है। इंक्लूडिंग में क्या क्या आ जाता है, हमारा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो माँ और बच्चे की सेहत और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन जो होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देयरफॉर दैट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो वही जो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो एड्स को कंट्रोल करने के जो प्रोग्राम होते हैं, नॉट डेवलप इट इन आइसोलेशन, तो इनको अलग थलग रूप से डेवलप नहीं करना चाहिए इन प्रोग्राम को। तो इसके अंदर सारी की सारी जो हमारी कंट्री है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो भी हमारा सिस्टम है वो हमारी जरूरी चीजों को करने में सहमति देता है कि भाई इसमें अलग थलग नहीं करना चाहिए। माँ और बच्चे की जो सेहत है या फिर हमारा जो भी एजुकेशन के सिस्टम है, जो फैमिली प्लानिंग के सिस्टम है, इन सभी चीजों को एक साथ करके चलना चाहिए, जब एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है।
ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, केयर सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एड्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी आगे हमारी आ जाती है नर्सिंग केयर के अंदर। तो नर्सिंग केयर में इन्होंने बताया है कि द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड the number of people infected with HIV AIDS is going to increase gently over the coming year। तो इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ना, आने वाले समय के अंदर जो बहुत सारे लोग जो हैं वो HIV और जो हमारी एड्स की जो प्रॉब्लम है उसका शिकार होने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो HIV और एड्स से इन्फेक्टेड होने वाले हैं। और इन्होंने बताया है एज द टाइम पास ए ग्रेट परसेंटेज ऑफ नर्स विल बिकम इन्वॉल्व केयर ऑफ पीपल विद HIV एंड एड्स। और आने वाले टाइम में बहुत सारी जो नर्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है HIV और एड्स के पेशेंट की केयर करने के अंदर। तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होंगे तो वही बहुत सारी नर्स जो है उनकी केयर और सपोर्ट तो करेंगी ही। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि वेरियस स्टेज जो होती है हमारी HIV की और इन्फेक्शन की, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और स्पेसिफिक सर्विसेज दी जाती है नर्सिंग स्किल के हिसाब से। तो नर्स को इतने कौशल उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी सूझबूझ और समझदारी उसके अंदर होनी चाहिए कि भी अलग अलग स्टेज पर जो अलग अलग सेवाएं जो है वो देने की आवश्यकता होती है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एफर्ट मस्ट बी मेड द रिड्यूस द फियर एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो डर होता है और जो भेदभाव होता है पेशेंट को लेकर के, या फिर जब किसी प्रकार का डर होता है HIV इन्फेक्टेड पर्सन को कम्युनिटी के अंदर, तो जो नर्स होती है वो रोल मॉडल बनती है। नर्स कैसे प्रोवाइड कर सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोर्टिव ऑफ द केयरिंग रिस्पांस ऑफ नीड ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो रोल मॉडल बन सकती है और वो प्रोवाइड कर सकती है, एक मतलब एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि एक उदाहरण बन सकती है कि भाई उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है HIV एड्स वाला, उसको सपोर्ट भी करेगी, उसकी केयर भी करेगी, उसकी सारी की सारी जरूरतों पर रिस्पॉन्स भी देगी और सारी की सारी उसकी देखभाल भी करेगी। तो क्या होगी, एक रोल मॉडल होगी, एक उदाहरण होगी। दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई एड्स पर्सन है और नर्स उसकी कितनी अच्छे से देखभाल करे, ना ही कोई भेदभाव किए और ना ही बीमारी के किसी डर से और ना ही भेदभाव से। ठीक है, तो इसलिए वो रोल मॉडल बन सकती है, एक अच्छा उदाहरण अपना स्पष्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एजुकेशन एंड काउंसल पेशेंट ऑन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो है पेशेंट को अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना और उसको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पेशेंट को अच्छी तरीके से शिक्षित करें, उसकी काउंसलिंग करें, उससे समझाएं ताकि HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने कब कब हमारे जो ये प्रोग्राम थे एड्स को कंट्रोल करने के, कब कब ये हमारे स्टार्ट किए थे। तो इन्होंने बताया था कि रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ HIV इन्फेक्शन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो इन्होंने बताया था कि जो ये महामारी है जो हमारी फैली हुई है HIV इन्फेक्शन, इसको जैसे कि सब देशों के अंदर कंट्रोल किया गया, तो भारत में जो भारत की जो गवर्नमेंट थी ना उसने लॉन्च किया था एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम किया था वो 1987 में किया गया था। तो इसमें मिनिस्ट्री हेल्थ जो है फैमिली वेलफेयर जो सेटअप नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किसके तहत किया गया था, NACO के द्वारा। ठीक है, तो वो जो भारत में जो शुरू हुआ था, NACO का मतलब हो जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म साथ साथ में कर लिया करो। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था ये प्रोग्राम किसको, एड्स को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम के अंदर हमारे लिए गए थे ना HIV और एड्स के हमारे देश के अंदर, तो उसमें कंपोनेंट्स रखे थे इस प्रोग्राम में भी कौन कौन सी चीजों के ऊपर हम ये प्रोग्राम करेंगे और लोगों को क्या क्या समझाएंगे। तो इन्होंने जो कंपोनेंट्स थे उसमें सबसे पहला कंपोनेंट था इन्फॉर्मेशन देंगे भी लोगों को हर चीज के बारे में, और एजुकेशन देंगे, शिक्षित करेंगे लोगों को इस बीमारी के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में। कम्युनिकेशंस करेंगे, अच्छा लोगों के साथ बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाएंगे। ब्लड सेफ्टी के बारे में उनको समझाएंगे कि भी ब्लड को डोनेट करना या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना सही होता है नहीं होता है, जितना हो सके उससे बचें। और कंट्रोल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल करेंगे और उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। कॉन्डम को प्रमोट करेंगे जो कि HIV से भी बचा सकता है और भी STD जो रोग होते हैं उनसे भी हमारा बचा जा सकता है। सर्वाइलेंस निगरानी की सलाह देंगे, सभी को निगरानी करेंगे और उसके बारे में जो प्रोग्राम है होता है उसमें शिक्षा भी दी जाती है, उपचार भी किया जाता है और लोगों को सपोर्ट भी किया जाता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट जो होती है, फर्दर डिटेल जो होती है इसमें तो नहीं है, आगे हम सेकंड ईयर में इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो WHO ने जो है लॉन्च किया था ग्लोबल प्रोग्राम जो किया था हमारा एड्स का, वो 1 फरवरी और 1987 को प्रोवाइड किया था। तो ग्लोबल में ये हमारी जो लीडरशिप थी वो हमारा सपोर्ट किया गया था कि भी जो नेशनल डेवलपमेंट है हमारा एड्स प्रोग्राम का, वो लीडरशिप थी हमारी जो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उसके पास। तो उन्होंने लॉन्च किया था 1 फरवरी और 1987 को ये प्रोग्राम लॉन्च किए थे कि भी जो हमारी पूरे के पूरे विश्व से एड्स जैसी समस्या को खत्म किया जा सके और इन सारी जो सारी चीज है इन पे काम किया जा सके। ठीक है, और इसमें बता इन्होंने बोला है लास्ट में कि भाई
कुछ भी है, कितनी भी हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए, बट अभी भी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक हमारी दवाई नहीं है इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी को क्योर करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए इसके अगेंस्ट कोई भी आज तक वैक्सीन टीका नहीं बना है एज ऑफ डेट। जिस तारीख को ये लिखी गई थी, ये बुक छपी थी, जब तक कोई नहीं था, अभी भी नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा वैक्सीन या टीकाकरण हुआ हो जो एड्स के खिलाफ हो सके। तो इसमें बचाव ही सुरक्षा है। तो जितना हो सके अपना बचाव करो, अपनी हाइजीनिक चीजों पे ध्यान रखो, और जिन जिन चीजों के बारे में बताया गया उन चीजों को अपना टॉप पे लेके चलो कि भी हमने अपने बचाव के लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं उनको अपनाना है जीवन में। ठीक है, तो इससे बचा ही जा सकता है। तो भाई ये जो एड्स की जो है हमारी डिजीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम में बहुत बार आती भी है, और उसमें भी पूछी जाती है, प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती है, और इंटरव्यू के अंदर भी पूछ ली जाती है। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से करनी है, डीपली करनी है। तो ये डिजीज हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।